मेरा नाम रेखा है। मेरी उम्र 40 साल है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर किसी का बुरा करने के बाद कोई यह सोचे कि उसका अंजाम अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बुरा करता है उसके साथ बुरा ही होता है। जो बोओगे काटना भी वही पड़ेगा। मेरे पापा एक इंजीनियर थे। जब मैं 6 साल की थी तो मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। तब मैं छोटी थी तो मुझे पता नहीं चला कि हार्ट अटैक क्यों आया था। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आना कोई मजाक बात तो है नहीं, लेकिन कभी जान नहीं पाए कि उन्हें क्या परेशानी थी। मैं मम्मी के साथ बहुत क्लोज भी थी। कुछ टाइम ही गुजरा था कि सब लोगों ने मेरे पापा से कहना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कर लो। पहले पहले तो पापा ने मना कर दिया था। मैं 11 साल की हो चुकी थी। एक दिन मैं स्कूल से आई तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई जब दादी ने मुझसे कहा कि तुम अपनी सहेली के घर चली जाओ। वही सहेली जिसे दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सहेली से दादी इतना चिढ़ती थी, वही सहेली आज इतनी प्यारी हो गई कि मुझे भी उसके घर भेजने को राज़ी हो गई थी। मैं भी खुशी खुशी उसके घर चली गई। जब रात के वक्त मैं घर आई तो मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि घर में हल्की फुल्की हलचल थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। यह सब बहुत अजीब लगा। इतने लोग क्यों थे और यह सब कहाँ से आए थे, क्योंकि मैं इनमें से किसी को नहीं जानती थी। सब लोगों के बीच 2 लोगों को देखकर मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही। दोनों ही सजे सवरे शायद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। मेरी सबसे पहली नज़र अपने पापा पर गई, जो कि दूल्हा बने बैठे थे। मेरे जैसे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वक्त और हालात ने मुझे वक्त से पहले समझदार कर दिया था। मैंने पापा के साथ बैठी हुई औरत को देखा, जो कि बहुत जवान थी, पापा से तो कई गुना ज़्यादा छोटी लग रही थी। मेरा दिमाग तो घूमा जब मैंने देखा कि दादी ने उस औरत के साथ पापा को कमरे में भेज दिया। मुझे बहुत हैरत हुई। यह कैसा जुल्म है जो सब लोगों ने मुझ पर कर दिया था। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की को मेरी ही माँ बना दिया गया था। मैंने जब दादी से पूछा कि क्या हो रहा है तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने कहा कि मैंने तेरे बाप का घर आबाद किया है ताकि तू आबाद हो सके, मुझे दादी की बात ही समझ नहीं आई। लेकिन मेरे लिए सच्चाई को अपनाना बहुत मुश्किल था कि मेरे पापा ने शादी कर ली। मैं रोती धोती अपने कमरे में चली गई। मेरा सारा दिन इसी सोच में गुजर गया कि अब क्यों पापा ने शादी की, और वह भी खुद अपनी उम्र से छोटी लड़की से। उनका कोई जोड़ नहीं था। अगले दिन उस लड़की का रवैया देखकर परेशान हो गई। मैं नौकरों पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे कि यहाँ की पहली मालिक यही हो और न जाने कब से यहाँ रह रही हो। मुझे अपनी सौतेली माँ का यह रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी माँ ने तो किसी से सख्ती से बात भी नहीं की थी। मुझे तो उससे मम्मी कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही थी। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मैं नाश्ते की मेज पर गई तो वहाँ पर पहले ही पापा की दूसरी बीवी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठे पर हाथ ही रखा था कि जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट छीन ली। मैं इन सब के लिए तैयार नहीं थी तो मैं अचानक उनके ऊपर चीख गई, लेकिन अगले ही पल मैं अपनी सौतेली माँ को देखती रह गई। जब उन्होंने मेरे गाल पर एक चांटा लगाया, मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर उसने ऐसा करा ही क्यों था। मुझे थप्पड़ मारने, मेरे सामने से नाश्ता की प्लेट हटाने का आखिर उसका मकसद क्या था। इतनी देर में दादी बाहर आई तो मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी सौतेली माँ ने बहुत मासूम बनकर कहा कि मैं पराठे ना खाऊं क्योंकि ये मेरे को ख़राब करता है और मैं मोटी हो जाऊंगी, फिर रिश्ते भी नहीं आएंगे। मेरी माँ मेरे भले के लिए यह सब कर रही है और उल्टा मैं उनसे बदतमीज़ी कर रही थी। मुझे तो हैरत का झटका लगा। अपनी सौतेली माँ का कारनामा सुनकर मेरी दादी मुझे गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले मैं कुछ कहती हूँ, मेरी दादी ने मुझे डांट कर मेरे कमरे में जाने को कह दिया। मैं दुख से नडाल होकर ये सोच रही थी कि कल की आई लड़की मुझसे ज़्यादा सच्ची हो गई। रात को जब मेरे पापा घर आए तो मैंने उन्हें बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने उन्हें अपने कामों में लगा लिया ताकि वे मेरी बात न सुन सकें। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पहली वाली बाहर अब ख़त्म हो चुकी थी। पहले मेरी माँ मेरा खाने पीने का ख्याल रखती थी, अब किसी को परवाह नहीं थी। पापा भी सारा दिन काम में बिजी रहते और जब घर आते तो सौतेली माँ उन्हें अपने काम में लगा देती। वक्त गुजरता गया। मेरे ही घर में अब मैं कोई मायने नहीं रखती थी। पापा की दूसरी शादी के बाद 1.5 साल में ही मेरी दादी हमें छोड़कर चली गईं। पापा हर वक्त
तो मेरी कमियों के पीछे रहते और मुझे डांटते रहते। मैं हर वक्त अपनी माँ को याद करके रोती रहती, तो मुझे रोने भी नहीं देते। जब मैं रोती तो उस रात मेरी पापा से शामत आ जाती, क्योंकि सौतेली माँ पापा को भड़का देती कि मैं इतना प्यार करती हूँ तब भी यह रोती रहती है। सब तो यही सोचेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ और सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करती है, जिससे पापा गुस्से में आ जाते और मुझ पर हाथ उठा देते। मेरी सौतेली माँ जो चाहती थी वह हो रहा था, सबको मेरे खिलाफ कर दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तब मेरी जान छूटी। मैंने हॉस्टल जाने को कहा तो मुझे रहने की इजाज़त दे दी है। मैं सिर्फ महीने 2 महीने में घर जाती थी, वह भी सिर्फ नाम का। सुबह जाकर शाम में पढ़ाई का बहाना करके वापस आ जाती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली माँ काफ़ी शोर मचाती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि पापा मुझे वापस आने से नहीं रोकते थे। एक दिन मैंने अपने घर रहने का सोचा। मैं अपने घर एक रात के लिए रुकने के लिए गई। रात के वक्त जब मुझे कमरे में घुटन हुई तो मैं बाहर आंगन में आ गई। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने पापा के कमरे की तरफ देखा तो लाइट जली हुई थी। मेरे पापा का कमरा मेरे कमरे से 3 कमरे छोड़कर था। हल्का सा दरवाज़ा खुला होने की वजह से रोशनी बाहर आ रही थी। मेरे पापा को रात में लाइट ऑफ करके सोने की आदत है। लाइट जल रही थी, मतलब पापा जाग रहे थे। तो दिल में छोटी सी ख्वाहिश आई कि पापा के साथ जाकर थोड़ी बातें करूं। मैं पापा के कमरे में चली गई, जहां पापा किताब पढ़ने में व्यस्त हैं और सौतेली माँ उनके पास बैठी बातें कर रही थी। अभी मैं अंदर कदम रखती तभी पापा और उनकी पत्नी की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे यकीन नहीं हुआ कि जब मेरी सौतेली माँ ने कहा कि आप अपनी बेटी को घर बुला लें, हॉस्टल न भेजा करें, जिस पर मेरे पापा ने कहा कि फिजूल में अपनी माँ जैसी है, यह भी इसे वही रहने दो, जान छूटी हुई है। मैं पैसे भी अगले महीने से भेजना बंद करता हूँ। खुद कमाएगी, खुद पढ़ेगी, घर आएगी तो फसाद ही डलवा आएगी। अपनी माँ की तरह उन्हें मेरी परवाह तक नहीं थी। मुझे ये सब सुनकर बहुत ही गहरा सदमा लगा। मुझे ऐसा लगा कि अपने ही घर में मुझे हर चीज़ काटने को दौड़ रही थी। मैं पापा के बारे में क्या सोचती थी और वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं वहाँ से रोती धोती वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा बस नहीं चल रहा है ताकि मैं उसी वक्त वापस से हॉस्टल चली जाऊँ। अब तो मुझे नई फिक्र सताने लगी थी कि अगले महीने से मैं फ़ीस कैसे दिया करूँगी और 3 साल बाद तो मेरे लिए घर में जगह भी नहीं होगी। मैंने अब नौकरी करने का सोचा था। अगले दिन मैं वापस हॉस्टल चली गई थी। मैंने अपनी सहेली से जॉब के लिए कहा तो उसने मुझे भी नौकरी पर लगवा दिया। सैलरी अच्छी थी, जिससे मेरा कॉलेज का खर्चा और खाने पीने का खर्चा आराम से निकल जाता था। लेकिन अब मुझे रहने की भी फ़िक्र थी, क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी ही होने वाली थी। सारी ज़िंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। तभी मैंने 2-3 बच्चों से ट्यूशन पढ़ाने को कहा। मैं अपनी पढ़ाई करने के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक दिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही कि मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ट्यूशन के लिए आए कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। उनमें से एक मेरी क्लास का लड़का भी था। वह देखने का खूबसूरत जवान था, लेकिन मेरा काम सिर्फ पढ़ाना था, तो मैंने उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 4 महीने का वक्त है ऐसे ही गुजर गया। पापा ने अपना कहा सच कर दिखाया था। उन्होंने मुझे पैसे भेजना बंद कर दिए थे। वह लड़का मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले मुझे लगा कि वह मेरी फ़िक्र करता है और मेरा दोस्त बन गया है, इसलिए ही मेरी परेशानियां समझ लेता है। लेकिन एक दिन मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार करा और कहा कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। वह भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में बस एक भाई, एक बहन और मम्मी थी जो उसके साथ रहते थे। घर वालों की तरफ से बहुत अमीर था। उसके पापा का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। पापा के देहांत के बाद किसी ने कभी उसको नहीं पूछा था, इसलिए उसने भी सबसे रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। मैंने भी अपनी सारी दास्तां सुना दी, लेकिन उसका कहना था कि एक बार अपने घर वालों को बता दूं। मैं भी यही सोचकर अपने घर वालों को बताने पहुंच गई, लेकिन पापा को देखकर मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मेरी आंखें ये देखकर फटी की फटी रह गईं जब मैंने पापा को अजीबोगरीब हरकतें करते हुए देखा, लेकिन जैसे कि वे अपने होश में नहीं थे। पापा को न जाने क्या हो गया था और मम्मी न जाने कहाँ थीं। मैं काफ़ी देर परेशान रही। फिर मैं रात के बाद पापा के कमरे में गई तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि वो कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। मैंने पापा से कहा कि मुझे कुछ बात करनी है। जैसे ही मैं कुछ कहती, एकदम से मेरी सौतेली माँ आ गई और पापा को कुछ देने लगी। पापा ने खाने से मना करा तो मेरी माँ ने ज़बरदस्ती की और उन्हें खिला दिया।
वह खाने के आधे घंटे बाद ही उन्हें नींद आने लगी और वह सो गए। मैंने माँ से बोला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें डॉक्टर के लेकर जाओ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहीं जांच करवा रही हूँ, तुम फिक्र ना करो। 3 दिन मुझे लगातार पापा के घर रहना पड़ा। आखिर 3 दिन बाद मुझे कहने का मौका मिला तो मैंने जल्दी कह दिया कि मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। पापा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मेरी सौतेली माँ पता नहीं कहाँ से पीछे आ गईं और आते के साथ ही शौक डालना शुरू कर दिया, जैसे कि कोई मर गया हो। मुझे पता नहीं क्या क्या सुनाया और बहुत गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया। पापा भी होश में थे, तभी उन्होंने बेरहमी से मेरे चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। मैं पापा को देखने लगी। उन्होंने मेरा आना जाना बंद करा दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने घर से भागकर उसी लड़के से शादी कर ली जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ज़िंदगी बहुत प्यारी हो गई थी, जैसे सब गमों के बादल छट गए थे। खुशियों की बहार चारों तरफ अपना शोर मचा रही थी। मैं भी बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक दिन मेरा पति काम से घर आया तो उसके गुस्से से बुरा हाल था। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर मेरे पति को क्या हुआ। सुबह तक वो तो ठीक थे, पति आते ही खामोशी से सो गए। मुझे बहुत हैरानी हुई कि शादी के 6 महीने गुजर चुके थे और उन्होंने आज तक ऐसा नहीं करा था। मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा और सारी रात आंसू बहाती हुई खुद भी सो गई। सुबह भी वो नाश्ता करने बगैर मेरे उठने से पहले घर से चले गए और रात को मेरे सोने के बाद आए। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी कि मेरे पति को हुआ क्या है। रविवार का दिन आया। उस दिन मेरे पति घर पर ही थे, लेकिन न जाने के बराबर सारा दिन फ़ोन हाथ में लेकर न जाने किससे बात करते रहे। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी कि आखिर मेरे पति को हो क्या गया है। मैंने जब शाम के वक्त अपने पति से बात करना चाहे तो उन्होंने नहाने का बहाना लेकर सोने चले गए। अब तो मेरी हद हो गई थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती और अपने पति के बारे में सोचती रहती। अब तो उसका रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। अब तो उन्होंने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिए थे। एक दिन उन्होंने मुझसे अपने कपड़े लाने को कहा तो मैंने गुस्से में मना कर दिया कि मैं क्यों लाऊं कपड़े जब आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। शादी से पहले तो मुझे बहुत ख्वाब दिखाए थे कि कभी मेरी आंख में कोई भी दुख नहीं आने देंगे। अब तो जैसे मैं कोई मायने नहीं रखती। मेरे बोलने पर मेरे पति का जवाब सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। जब मेरे पति ने कहा कि हाँ, कोई मायने नहीं रखती, मैंने कहा क्यों, मुझसे शादी करी थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे शादी करने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरे पति का भाई और बहन दोनों ही मुल्क से बाहर रहते थे। उनका रवैया भी मेरे साथ ऐसा ही था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन मैं गम की मारी बेचारी जो कुछ दिनों के लिए आसमान में उड़ने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खींच कर न केवल ज़मीन पर पटका था बल्कि ज़मीन में दफन भी कर दिया था। हालात जब बदतर हुए तो मेरे पति का हाथ मुझ पर उठने लगा। बात बात पर वह मेरे ऊपर हाथ उठा दिया करते थे और मैं खामोशी से अपना कसूर की तलाश करती रहती। घर से भागकर शादी की थी तो शिकवा करती भी तो किससे, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मान ली थी। वक्त की तौर पर ख्वाब दिखाने वाला हमारा ज़िंदगी और मौत का जिम्मेदार बन जाता है। जब दिल चाहे ज़िंदगी बख्श दी और जब दिल चाहे सांसें खींच लीं। जब इंसान को अपने से मोहब्बत प्यार तवज्जो ना मिले तो वह बाहर इन सब की तलाश में रहता है। इन सब की तलाश वह बाहर पूरी कर लेता है, लेकिन कभी कभी वह गलत हाथों में पड़कर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। औरत मोहब्बत के बगैर रह लेती है लेकिन इज़्ज़त के बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी जब तक मेरे पति से नफ़रत मिलती रही मैं उसके साथ रहती रही, लेकिन जब जगह जगह मुझे रुस्वा किया गया, मुझे डाइवोर्स से बेहतर कोई फ़ैसला नहीं लगा। अब गलती की थी तो भुगतनी भी थी। मैं घर बसाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और आखिर डिवोर्स देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं वापस अपनी माँ के घर आ गई। दिल भी काँप रहा था कि न जाने पापा मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन अब मेरे पास कोई और राह नहीं बची थी। जिसके खातिर अपना घर छोड़ कर गई थी, उसने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया था। मैं घर गई तो माँ पापा मुझे देखकर हैरान रह गए। शादी के 8 महीनों में मेरी हालत बदल कर रख दी थी। बदला तो और भी बहुत कुछ था। पापा बदल गए थे। जवान ताकतवर इंसान अब बुजुर्ग जैसी हालत में था। मैं घर के अंदर गई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के अंदर आने से रोक दिया और मुझे घर से जाने को कहा। मैं रोती हुई अपने पापा के कदमों में गिर गई और रहम की भीख मांगने लगी कि मुझे घर से नहीं निकालें। जो गलती मुझसे हुई है वो जो दिल चाहे मुझे सज़ा दे सकते हैं, लेकिन मुझे घर से
नहीं निकालें। मेरे पास सर छुपाने के लिए छत का सहारा नहीं है। पापा ने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे बहुत हैरत हुई। माँ तो पापा के हाँ करने से ही कमरे से चली गई थी। पापा की कमज़ोर हालत की वजह से उनसे बोला नहीं जा रहा था। फिर भी वह कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पापा ने मुझे अपने पास बिठाया। घर आकर तो जैसे कि मेरी जान में जान आ गई थी। कभी घर में एक दिन ही नहीं गुजरा था कि अगली सुबह घर में एक नया तूफान लेकर आई थी। सुबह उठते के साथ ही जैसे मेरा सब कुछ खत्म हो गया था, जैसे मेरे सर से छत और मेरे पैरों से ज़मीन ही चली गई थी। मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं देख रही हूँ वह सच भी है या नहीं। मेरे सामने पापा की लाश पड़ी हुई थी, जिस पर सौतेली माँ रो रही थी। माँ के जाने के बाद मेरे पापा जैसे भी थे अच्छे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था ऐसे खो दूंगी। मैं रोती हुई अपने पापा के पास गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। मेरे घर से भाग जाने पर सब आपस में बातें कर रहे थे। कुछ तो मेरे मुंह पर यह कहकर जा रहे थे कि अपने बाप को खा गई हूँ। इतने बातें सुनने के बाद तो मुझे भी यकीन होने लगा था कि मैंने अपने पापा को मार दिया है। मेरी गलती ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। पापा की अर्थी ले जाने के बाद सब लोग जा चुके थे। मेरी माँ ऐसे आंसू बहा रही थी सबके सामने जैसे मेरे पापा से वही सबसे ज़्यादा प्यार करती हो। मैं अपने घर में रहने लगी थी, जहाँ रोज़ ताने सुनने पड़ते थे। माँ तुझे बात बात पर ताने देती, कभी भगौड़ी कहती, कभी कहती अपने पापा को खाने वाली। मुझे बहुत रोना आता, लेकिन अब क्या करा जा सकता है। तानों को मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर बर्दाश्त करने लगी थी। इतने सारे नौकर होने के बाद भी मैं सारे घर का काम करती और जब थक कर लेती तो माँ बातें सुनाने आ जाती। घर में बस एक ही नौकरानी रह गई थी जिससे मेरी अच्छी बातचीत होने लगी थी। वह मुझे मेरे पापा की बातें सुनाया करती थी। पापा के साथ मेरी सौतेली माँ का रवैया बहुत गलत था। ये बात भी मुझे उसी ने बताई थी। मैंने उससे पूछा कि माँ सारा दिन क्या किया करती थी। जब उसने मुझे बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने बताया कि पापा काम पर जाते थे तो सौतेली माँ भी तैयार होकर बाहर चली जाती और उनके आने से पहले घर आ जाया करती। अक्सर तो पापा के आने के बाद ही आती थी। मुझे बहुत हैरत हुई, क्या आखिर वह जाती कहाँ थी। अभी कुछ दिन ही हुए थे कि माँ फिर अपनी रूटीन पर आ गई तो रोज़ तैयार होकर जाती। एक दिन मैं भी उनसे पीछे निकल गई। छुपते छुपाते मैं भी अपनी सौतेली माँ के पीछे पहुँच गई, जो सुनसान जगह पर जाकर रुक गई थी। मुझे हैरत हुई जब मैंने अपनी सौतेली माँ को किसी गैर मर्द से मिलते हुए देखा। मेरा मन भारी हो गया था जब मैंने देखा कि मेरी माँ उनके गले लग गई थी। मैं बहुत हैरान हुई और दुख के साथ वापस लौट आई। एक मैं थी जिसने अपना घर बचाने के लिए इतना कुछ करा और एक ये थी जिनका रवैया अपने पति के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था। एक दिन मैं सुबह उठी और किचन में गई तो मैंने देखा किचन में बहुत से पकवान थे जो कि बहुत स्वादिष्ट भी थे, लेकिन मैं हैरत में थी कि ऐसा रात में कौन आया था जिसके लिए इतना इंतज़ाम किया था। हैरत हुई थी, लेकिन नौकरानी के अलावा कोई नहीं था जो मुझे बता सकता था। लेकिन वह भी उस वक्त माँ के कमरे में थी। जो मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। अब तो हर दूसरे दिन ऐसे ही स्वादिष्ट पकवान तैयार किए जाते हैं। एक दिन मैंने नौकरानी से पूछा कि घर में कौन आता है रात के वक्त जिसके लिए इतना सब कुछ तैयार किया जाता है। तो पहले तो वह खामोश रही। मेरी तो हैरत का ठिकाना नहीं रहा जब उसने कहा कि अपने ही अपनों को मारते हैं और तुम्हें भी तुम्हारे अपनों ने मारा है। घर की नौकरानी कहने लगी कि तुम्हारे पति को तुमसे अलग किसने करा है ये तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। यह तो तेरे साथ तेरी माँ ने करा है। आज रात उसके कमरे में जाकर देखना, तुझे सब कुछ समझ में आ जाएगा। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। आखिर मेरा रिश्ता ख़त्म होने में मेरी सौतेली माँ का क्या हाथ था। अब तो मुझे रात होने का इंतज़ार था, लेकिन मेरी सोच सोच कर दिमाग ख़राब हो रहा था कि आखिर क्या होगा। रात हुई तो जैसे मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ मैं अपने कमरे में ही थी। माँ मुझे सोता हुआ देखकर किचन में चली गई। मैंने सोने का नाटक किया। किचन से खटपट की आवाज़ आने लगी। मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर किचन में झांका तो माँ खाना बनाने में लगी पड़ी थी और फिर इधर उधर देखने लगी। फिर उन्होंने एक पुदिया निकाली और सफ़ेद पाउडर सारे खाने में मिला दिया। खाना तैयार करके जब वह कमरे में गई तो मैं भी उनके पीछे पीछे कमरे में चली गई और जैसे ही मेरी नज़र कमरे में पड़ी, सोफ़े पर पड़ी, तो मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति बड़ी आराम से कमरे में बैठा हुआ था और मेरी माँ उनकी शान व शौकत में ऐसे व्यस्त थी जैसे कोई नौकरानी अपने मालिक की। मेरे पति एक एक करके
सभी चीज़ें चखने लगा और मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरा पति भी मेरे पापा की तरह बेहोश होने लगा, अपने होशो हवास खोने लगा। मेरी तो रूह कांप गई थी। यह सब देखने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई। ये क्या था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर मेरे पति का मेरी माँ से क्या ताल्लुक़ था, और जो ताल्लुक़ मैं सोच रही थी वह सोच तो मेरी जान निकल रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी। अगले दिन जब मेरी माँ तैयार होकर बाहर गईं तो मैंने नौकरानी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और मैंने सौतेली माँ के कमरे की तलाशी ली ताकि मुझे कुछ सुराग मिल सके कि आखिर ऐसा क्या है। नौकरानी को बाहर खड़ा करके मैं अपनी माँ के कमरे में गई और तलाशी लेने लगी। बाहर तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और फिर देखा तो अलमारी के कोने में कुछ पेपर्स पड़े थे। मैंने अभी पेपर्स पढ़ने शुरू ही करे थे, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई। मैं कांपने लगी। मेरी सौतेली माँ क्या थी, हमसे कोई नहीं जानता था। अभी मैं पेपर छुपाने ही वाली थी कि नौकरानी की आवाज़ सुनकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने नौकरानी की तरफ देखा तो वह खुद खौफ में थी, तो मुझे उस पर तरस आया। पेपर्स पकड़कर मैं अपने कमरे में ले गई। कमरे में से निकलने से पहले मैं सारे सबूत मिटा चुकी थी। जब कमरे में आकर मैंने पेपर्स पढ़ना शुरू करे तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। वह पेपर हमारे घर के थे, लेकिन जब मैंने आखिरी पेपर पढ़ना शुरू करा तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर अटक गई। जब आखिरी पेपर्स पर मेरी नज़र पड़ी तो वह पेपर मेरे डाइवोर्स के थे। वह मेरी माँ के पास क्या कर रहे थे। उसके नीचे एक पेपर और भी था। जैसे वह मेरे पेपर मैंने पढ़ा, मेरी तो जान ही निकल गई। वह पेपर मेरी माँ और मेरे पति की शादी के पेपर थे। उसके साथ ही मेरे पापा का डेथ सर्टिफिकेट भी था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था मेरे पापा की मृत्यु नशे की हैवी डोज की वजह से हुई थी और कितने पहाड़ टूटने वाले थे और क्या होना बाकी था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ और सोच थी कि उससे पहले ही मेरी माँ की आवाज़ें आने लगी। मैं हैरत में थी कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई, और फिर हैरत का दूसरा झटका उनका इतना चीखना पड़ लगा था। मैं जब जल्दी से अपने कमरे में से निकलकर बाहर आई तो मेरी माँ ने नौकरानी को मुजरिम बनाकर खड़ा कर रखा हुआ था। माँ की बात सुनकर जैसे कि मेरे होश उड़ गए थे। वह नौकरानी से कह रही थी कि मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी चीज़ें इधर से उधर हैं। मुझे माँ की सिक्स सेंस पर ताजुब हुआ। घर की नौकरानी जो कि मेरी माँ की डांट खा रही थी, वह मेरी तरफ देखने लगी। जब उसने मेरी तरफ देखा तो मेरी माँ भी मेरी तरफ देखने लगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, लेकिन मैं खामोश नहीं रह सकती। इसलिए मैं अपनी माँ पर बरस पड़ी और उनके चेहरे पर तमाम कागज़ दे मारे और बहुत बुरा भला और कहा और उसे घर से निकाल जाने को कहा। लेकिन मेरी आंखें खुल गईं जब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उस वक्त कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी, वह पागल औरत लग रही थी, होश में नहीं थी। मैंने उसकी तरफ से देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। बोली कि तुमने सब पेपर पढ़ लिए थे, यह भी ध्यान से पढ़ लो। तुम्हारी सारी जायदाद अब मेरे नाम है, इसलिए मुझे नहीं तुम्हें इस घर से जाने की ज़रूरत है। मुझे लगा कि मेरे पैरों तले से किसी ने ज़मीन खींच ली। मैं अपने कमरे से अपना सामान उठाकर घर से बाहर निकल गई। मुझे भगवान के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। मैं रोती हुई अपनी ही सोचों में चलती जा रही थी। मुझे एक पुराना वृद्धाश्रम दिखाई दिया। उस घर में एक बहुत सारी औरतें रहती थीं। उन्होंने मुझे अकेला देखकर अपने साथ रहने के लिए कहा। अब वही मेरा ठिकाना था। इसके अलावा जाती तो कहीं साल वहाँ रही। मैं नहीं जानती थी कि मेरा पति और मेरी सौतेली माँ के बीच क्या हो रहा है। एक दिन उस पुराने घर में एक अमीर औरत आई जो वहाँ आया करती थी। उस दिन उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, पर मेरे बारे में सब पता करने लगी और मुझे अपने साथ ले गई। कहते हैं ना कि भगवान कुछ भी कर सकता है। मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी नौकरी पर लगाया। मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया था। उनका एक ही बेटा था जो बाहर से पढ़ कर आया था। उन्होंने मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अब सुकून से रहने लगी थी। एक दिन मैं अपने पति के साथ उस पुराने घर में लोगों को कपड़े देने गई। मेरी सास कुछ बीमार थी, जिसकी वजह से वह साथ नहीं जा सकी। रास्ते में जब मेरे पति ने गाड़ी रोकी तब मेरा पुराना पति लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पति की गाड़ी देखकर वह वहां आया और गाड़ी साफ करने लगा। अंदर मुझे पाकर तो उसके होश उड़ गए, लेकिन इस बार मैंने अपनी नज़रें फेर लीं। भगवान जाने उन्होंने उसके साथ ऐसा क्या करा था जो कि वह इस हालत में था। पूरे रास्ते में इन्हीं सोच में परेशान रही। वृद्धाश्रम में हमने सामान रखा और देने लगे, लेकिन एक औरत को देखकर मैं भगवान की कुदरत पर दंग रह गई थी। वह व्हील चेयर पर बैठी अपने मुंह को लटकाए हुए थी। जवान औरत भी बरसों की बीमार लग रही थी।
मैंने एक औरत से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि इसने अपने पति का कत्ल किया है और उसकी सारी जायदाद खा गई और दूसरे पति को नशेड़ी बना दिया। न जाने किस किस की बद्दुआओं का असर था कि ये बिस्तर पर पड़ गई और उसके घर वाले इसे यहाँ छोड़ गए। पिछले 4 महीने से ये यहीं है। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि वो औरत और कोई नहीं, मेरी सौतेली माँ थी। भगवान के इंसाफ कर रखा था, वह कैसे कैसे इंसाफ करता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।